तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 177 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग के पास दो रास्ते थे, या तो वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में जाता या फिर वो गानू यूनिवर्स में जाता। लेकिन लू फेंग ने अपने आप को और भी इम्प्रूव करने के लिए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को चुना होता है। तो अब फिर हमें सीन चेंज कर चाइना टाइम ईयर 2066 जुलाई 22 को दिखाया जाता है। अभी के दरमियान नाइट हो रही होती है और ये वर्चुअल यूनिवर्स ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड 9 स्टार डिस्ट्रिक्ट बे लू फेंग लिविंग रूम होता है। और अब फिर वहाँ पे लू फेंग, होंग और थंडर गॉड 10 लोगों के साथ वहाँ पे आए हुए होते हैं। वहाँ पे सब लोग बात करते हैं कि आखिर ये अरीना फाइट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। और फिर वो वहाँ पे लू फेंग से पूछते कि ब्रदर इन लॉ, आखिर तुम्हारा पहला फाइट किसके अगेंस्ट है। और यहाँ पे अभी के फिलहाल 900 स्लॉट्स होती हैं, जिनमें कि 10,000 पीपल्स पार्टिसिपेट करके आपस में कम्पिटिट करते हैं। और यहाँ पे वो लोग यही क्वेश्चन सामने आते कि आखिर यहाँ पे वो लोग कम्पिटिट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे वो सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और अब फिर लू फेंग वहाँ पे स्क्रीन की तरफ पॉइंट करता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है उस स्क्रीन पे जहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में पूरे 10,000 पार्टिसिपेंट्स के बारे में लिखा हुआ होता है। और फिर वो पूरा वर्ड पूरी ही छोटा होता है, जिसके कारण लू फेंग का पूरा परिवार उसको पास आके देखने लगता है, लेकिन लू फेंग उसको जूम इन कर देता है। और फिर लू फेंग देखता है कि उसका पहला फाइट साई वालों के द्वारा हो रहा था और ये सब वही बंदे होते हैं जो कि ग्रुप बैटल में उस बैटल को विन करके आए हुए होते हैं। और अब फिर लू फेंग कहता है कि हाँ ये वही है। और फिर लू फेंग उन सबको देखता है और यहाँ पे लू फेंग आगे समझाता है कि ये अरीना बैटल, इसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे प्लेयर को 1 वर्सेस 1 करवाया जाएगा और जो जीतेगा उसे एडवांस कर दिया जाएगा और जो लूजर होगा उसे लूजर सर्कल में रखा जाएगा। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस 10,000 पीपल में से 5,000 लोग विनर होंगे और जो 5,000 हारेंगे उसे लूजर्स के कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ पे 5,000 को फिर से लड़वा के उन सब में 2,500 को फिर से किया जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ पे बचेंगे 1,250 और उन सबको लड़वाने के बाद वहाँ पे फिर से बचेंगे 625। यहाँ पे ये 4 बार बैटल होने वाली थी, जहाँ पे हर एक बंदे को 4 बार जीतकर फाइनलिस्ट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे रूल बहुत ही सिंपल था कि यहाँ 1 वर्सेस 1 फाइट करके यहाँ पे एक फाइटर को 4 बार बैटल करना था और फिर वहाँ पे 625 ही बचेंगे। तो ये सुनकर लू फेंग का ब्रदर पूछता है कि लेकिन उन्होंने कहा था कि 900 स्लॉट्स है, तो क्या ये लोग 625 को ले गए हैं और बाकी के 275 स्लॉट्स कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे उसके पेरेंट्स भी यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो लू हुआ कहता है कि पापा यहाँ पे आपने समझा नहीं, ये जो लूजर कैटेगरीज है वही में से 275 रिमेन और आएंगे, वहीं के बंदे यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये सुनकर थंडर गॉड भी हंसते और कहते हैं कि लू हुआ तो बहुत ही स्मार्ट हो चुका है। यहाँ पे जितने भी लूजर्स कैटेगरी होंगे उन्हीं में से 1 वर्सेस 1 बैटल करके बाकी के और भी 275 स्लॉट्स को लाया जाएगा। और यहाँ पे लू फेंग भी कहता है कि हाँ। और यहाँ पे फिर लू फेंग आगे बोलता है कि लूजर सर्कल जिनमें टॉप 10,000 पीपल लड़ेंगे और इसमें से 625 पीपल विनर होंगे और वहीं पे लूजर सर्कल में टोटल 9,375 पीपल होंगे जो कि उस टॉप 10,000 में से पीपल में से आएंगे और इसमें से जितने बंदे होंगे सिर्फ 625 विनर्स होंगे। और फिर लू फेंग आगे बोलता है कि ये जो बचे हुए 9,375 पीपल होंगे इनके और भी ज़्यादा क्रूअल और बहुत ही लंबा कंपटीशन चलने वाला है और उन्हीं में से ये फाइनली 275 पिकिंग होगा। अब ये सुनकर सारे लोग पूछते हैं कि ये क्रूअल और लॉन्ग कंपटीशन क्यों होगा और यहाँ पे सारे लोग लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं। तो लू फेंग बताता है कि ये कंपटीशन जो लूजर सर्कल के बीच होगा उसमें टोटल 9,375 पीपल होंगे और वहाँ पे हर एक बंदे को 1 वर्सेस 1 मैचेस करना होगा, वो भी 9,374 बंदों के साथ। और इसका मतलब ये हुआ
कि जो लूजर्स 9375 होंगे उनको बैटल करना होगा 9374 से, और हर एक मैच जीतने के बाद उन सबको एक पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे अगर वहाँ पे दोनों बंदे मारे गए तो वो ड्रॉ होगा और यहाँ पे उन सबको 0 पॉइंट्स मिलेगा। और यहाँ पे जिनके मर्तबा जिसका ज़्यादा पॉइंट होगा वही 2075 में आ सकेंगे। तो ये सुनकर लू फैंग के पापा की आंखें की चौड़ी हो जाती है और वो भी शॉक हो जाते हैं। और लिटिल हाई भी एक्सक्लेम करता कहता कि वाओ, यहाँ पर तो 9374 मैचेस होने वाला है, तो आखिर ये खत्म कब होगा। तो लू फैंग आगे बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम इसमें गुजरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 9000 लोगों को मैचेस ये बहुत ही लंबा चलने वाला है और ये लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाला है। और इन सब की बैटल में उन सब की मेंटल स्टेट, स्पिरिट और स्ट्रेंथ सभी फोकस की जाएगी और वो भी ड्रॉप होंगी इन सारे बैटल्स के बाद। इसका मतलब यही हुआ कि ये एक बार में सारे मैचेस को ले पाना इम्पॉसिबल होगा और इन सबको शॉर्ट टाइम में करके इन सबको बैटल कराना होगा। या फिर लू फैंग कहता है कि इन सब को बैटल करवाने में लगभग 3 साल लगने वाला है और हर एक पर्सन 10 मैचेस रोज खेलेगा। अब ये सुनकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते, कहते कि 3 साल ये तो बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर अरीना फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे हर एक बैटल एलिमिनेट होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फैंग के विला 9 स्टार बे की बालकनी को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग, होंग और थंडर गॉड एक टेबल पे बैठे हुए होते हैं। और होंग कहते हैं कि थर्ड ब्रदर, तुम्हारा सिचुएशन इस समय अच्छा नहीं दिख रहा है। तो लू फैंग कहता है कि इन 10,000 पार्टिसिपेंट्स में टोटल 521 ऐसे बंदे जो कि अपने गेटवे ऑफ ओरिजिन ऑफ लॉ में आ चुके हैं। इसका मतलब यही है कि इन चारों के मैचेस जो कि 625 फाइनलिस्ट होने वाले हैं उसमें 521 तो पहले ही श्योर है कि वो उन सारे ओरिजिन लॉ वाले ही बंदे होंगे। और अभी के मर्तबा थंडर गॉड कहते हैं कि इन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने टीम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि ये 4th राउंड में एक ओरिजिन लॉ वाले बंदे के जीनियस को ही यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे लू फैंग कहता है कि हाँ। और अब फिर लू फैंग उन सारे डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है जिनमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बैटल होता है, जिनमें कि लू फैंग गारंटी है कि उसमें जीत सकता है क्योंकि लू फैंग को उसमें कोई भी ओरिजिन लॉ वाला बंदा नहीं मिलेगा। और जैसा कि 4th मैच की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है और इसमें लॉ जीनियस वाला भी आएगा जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि लू फैंग को भी टक्कर दे देगा। और यहाँ पे वो 4th ओपोनेंट लू फैंग का वो अपने गेटवे ऑफ ओरिजिन ऑफ लॉ में आ चुका होता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम रोंग जून होता है और उसका नाम कोई और नहीं सेवेज होता है जो कि उसका निकनेम होता है। और ये वही बंदा होता है जो कि थंडर गॉड को एक ही मूव में हरा दिया होता है। और अभी के मुताबिक होंग भी कहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ पॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हुआ था और ये जो बंदे हैं वो टॉप 100 पीपुल है जो कि इसमें मोस्ट इंटरप्रेट परफॉर्मेंस थे अरीना वॉर्स के दौरान। और यहाँ पे लू फैंग भी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल दिखा रहा था अपने उस अरीना वॉर्स में। और यहाँ पे बात करें सेवेज या फिर मैडमैन लू फैंग की तो उन्होंने अपने टीम में अरीना में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मास्टर दिखाया था जो कि अपने टीम में इनविंसिबल होने के लायक थे। अब यहाँ पे होंग लू फैंग से कहते हैं कि थर्ड ब्रदर, यहाँ से फर्स्ट से लेकर थर्ड बैटल तक तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन जो तुम्हारा 4th ओपोनेंट है जिसका नाम सेवेज, जिसका नाम रोंग जून है, उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, यहाँ तक कि उस ग्रुप ऑफ पुस्किन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो थंडर गॉड भी कहता है कि हाँ, उसने मुझे एक ही शॉट में मारा था और मुझे एक ही शॉट में ख़त्म कर दिया है और उसकी ब्लेड की टेक्निक बहुत ही एक्सट्रीमली हैवी है। तो लू फैंग कहता है कि मैं जानता हूँ और अभी के मर्तबा लू फैंग भी उससे लड़ने को तैयार होता है। और फिर थंडर गॉड कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा था इतने खुलकर उन सबको मारो, क्योंकि इसके ही वजह से लू फैंग को सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे और यहाँ पे लू फैंग ने कुत्तों की तरह जीनियसेस को मारा होता है जिसके कारण वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी लू फैंग को वैल्यू देने लगी थी। और यहाँ पे सेवेज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसी कारण वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने सेवेज और लू फैंग के बीच बैटल रख दी क्योंकि वो इस जूनियर्स के बैटल को देखना चाहते थे। और अब फिर में सीन चेंज कर चाइना ईयर 2066 जुलाई 23 को दिखाया जाता है जहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी वहाँ पे ह्यूज एक्स डोजो को दिखाया जाता है। अभी के मर्तबा हमें आइलैंड नंबर 29,904 में दिखाया जाता है और वहाँ का ड्यूल बिगिन होने वाला था और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि वहाँ पे सबको अटेंशन करवाता है। और वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि
आने वाला है स्टारफील्ड ड्रैगन हॉर्स से साई वालो, और ये वही बंदा होता है जो लू फेंग का फर्स्ट ओपोनेंट होने वाला था। और यहाँ पे हमें 100 मिलियन स्पेक्टेटर्स को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन हॉर्न स्टारफील्ड से आए हुए होते हैं। और जब वो अपने तरफ के आए हुए साई वालों को देखते हैं तो सारे लोग उसकी नारे लगाने लगते हैं। और अभी के मर्तबा दोनों तरफ की टीम के तरफ से 1 मिलियन पीपल आए हुए होते हैं। और अभी के मर्तबा वहां पे सारे लोग साई वालों के नाम के जयकारे लगाने लगते हैं। और अब फिर वहां पे दूसरा बंदा आता है जो कोई और नहीं लू फेंग होता है। और जब लू फेंग वहां पे आता है तो लू फेंग के तरफ से ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के जितने भी लोग होते हैं सारे लू फेंग के नारे लगाने लगते हैं। यहाँ तक कि जितने भी गानो यूनिवर्स कंट्री के होते हैं वो भी लू फेंग के नाम के ही नारे लगा रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि लू फेंग तुम जीतोगे। और अभी के मर्तबा लू फेंग ट्रिलियंस ऑफ लोगों के बीच का हीरो बन चुका था। तो इसके बाद वो चीयर करने वाला साउंड और भी ज़्यादा लाउड होने लगता है। काउंटलेस ह्यूमंस जो कि डिफरेंट रेसेस से आए हुए होते हैं वो सारे उन सब के लिए नारे लगा रहे होते हैं। और अब फिर लू फेंग वहाँ के बीच में आ जाता है और हमें साई वालों को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के सामने ही खड़ा होता है। और वहाँ पे साई वालों लू फेंग के सामने खड़ा होता है और कहता है कि ऑल द बेस्ट। और अभी के मर्तबा पूरी फॉर्मेलिटीज कर रहा था पूरे रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि वो लू फेंग को नहीं हरा सकता है। लेकिन फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मेंटल स्टेट में ही कंप्लीटली इमर्स होता है एक वोल्केनो की तरह जो बिना किसी रिएक्शन के था। और यहाँ पे लू फेंग उसे भी रिप्लाई करता है तुम्हें भी। और अब फिर वहाँ पर कमेंटेटर होता है वो स्माइल करता है और वो बोलता है कि यहाँ पर जो स्पेस है वो श्रिंक करेगा और यहाँ पे तुम्हारे पास अभी 5 मिनट ही होंगे, क्योंकि 5 मिनट बाद ये डायमीटर सिकुड़ कर 1 मीटर का हो जाएगा और इसलिए ये बैटल सिर्फ 5 मिनट तक ही चलने वाली है। तो इसको सुनकर साई वालो इसको थैंक्स बोलता है और यहाँ पे लू फेंग उसको सिर्फ नॉइजी रिप्लाई करता है। और फिर वो कमेंटेटर इस बैटल को बिगिन कर देता है और जैसे ही ये बैटल बिगिन होता है पूरे लोग इसको जोशो शोर में इसको चिल्लाने लगते हैं। और अब फिर हमें उन सबको दिखाया जाता है जहाँ पे सोवू जैसे ही सुनता है वो वहां से भागने लगता है। लू फेंग देखता है कि वो भाग रहा है तो कहता है कि भागना चाहते हो, और फिर वो अपने सोइंग सेटअप पे बैठ के उसके पीछे पकड़ने लग जाता है। और अभी के मर्तबा वो एरिया 30 किलोमीटर में फैला हुआ होता है और जैसे जैसे टाइम पास होता है वो सिकुड़ने लगता है। और लू फेंग और साइलाओ की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी, एक ही ब्लिंक ऑफ आई में वो एक कोने से दूसरे कोने में चली जा रहे थे। और अब फिर तभी साइलाओ कहता है ये समय आ गया है और फिर वो लू फेंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। और अभी के मर्तबा वो लू फेंग के क्लोज जा रहा था और साई वालों की आंखें चमकने उठती है और यहाँ पे वो कहता है जाओ और मार दो। और यहाँ पे वो अपने फीट से सिल्वर लाइट निकलती है जो कि ग्रीन एनर्जी फ्लो हो रही थी उसमें, और उसमें 9 एरो होती है जो सिल्वर कलर की होती है और लू फेंग की तरफ एक ही समय में जा रही होती है। और हमें उन 9 सिल्वर एरो को दिखाया जाता है जो कि शूटिंग स्टार की तरफ लू फेंग की तरफ बढ़ जाती है। अब यहाँ पे साई वालों के आंख में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्शन दिख रहा था और वो कहता है कि यहाँ तक कि नॉन स्टार एलिमेंट्स पावरफुल है लेकिन उसकी भी एक वीकनेस है। और वो कहता है कि इसकी डिफेंस सिर्फ इसकी डिफेंसिव वीकनेस है, क्योंकि नॉन स्टार एलिमेंट्स सिर्फ ऑफेंसिव यूज होती है, वो डिफेंसिव में यूज नहीं हो सकती। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि तुम्हारे पास पावर इतनी नहीं है कि तुम अपने स्प्रिट को कर सको इसमें 9 भागों में। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं खुद को डिफेंड कर सकता हूँ। और फिर वो अपने माइंड को डाउट करता है और फिर हमें सोरिंग शटल को दिखाया जाता है जो कि एक ही शॉट में 16 पेकिलियर शील्ड बन जाता है जो कि लू फेंग की तरफ चारों तरफ घिर गया होता है। अभी के मर्तबा उस सारे सरफेस ऑफ शील्ड में 8 बाहर की तरफ वही 8 अंदर की तरफ किए हुए होता है और वो लू फेंग के चारों तरफ घूमने लगती है। और अभी के मर्तबा ये स्वॉर्ड एरो होता है जो कि एक डिफेंसिव स्वॉर्ड एरो होता है। और जैसा कि हमें पता है कि सोरिंग शटल में 3 फॉर्म्स हुआ करती है, जिनमें से पहला माउंटेन बुलवॉक होता है जो कि डिफेंसिव फॉर्म है माउंटेन बुलवॉक शील्ड का, और दूसरा जो कि ऑफेंसिव है जो कि लू फेंग गोल्डन स्वॉर्ड फिश को यूज करता था जो एक डिफेंसिव स्वॉर्ड एरे है। वहीं पे तीसरा फॉर्म तो उसको यूज करने के लू फेंग को पहले यूनिवर्सल लेवल में आना पड़ेगा और लू फेंग के अभी करंट स्ट्रेंथ के मुताबिक लू फेंग से स्वॉर्ड फिश फॉर्मेशन के स्वॉर्ड एरो को ही यूज कर पा रहा था। और अब फिर हमें उस शील्ड को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के चारों तरफ घूम रही होती है और लू फेंग को अंदर और बाहर दोनों तरफ से कवर किए हुए होता है। और उस शील्ड में अभी लू फेंग का गोल्डन ओरिजिन लॉ भी इन्फ्यूज हुआ होता है जिसके कारण वो डिफेंस परफेक्ट बना हुआ था। और अब फिर हमें 9 सिल्वर एरो को दिखाया जाता है जिससे कि उसने शूट किया होता है, वो जाके उस शील्ड से टकराता है लेकिन
उसमें कोई भी ओपनिंग नहीं होती है, जिसके कारण वो वहीं पे डिफ्लेक्ट करके वहीं पे गिर जाती है। और यहाँ पे वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं था कि वो सिल्क को भेद पाता। अब यहाँ पे अगर बात करें नॉर्मल स्पिरिट वेपन की, तो वो सोरिंग शटल के जैसे नहीं होती है। उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज आती है, जैसे कि एक प्योर अटैकिंग स्पिरिट वेपन होता है, एक प्योर डिफेंसिव, एक प्योर फ्लाइंग वन। इसका मतलब ये कि एक स्पिरिट वेपन या तो प्योर अटैकिंग वेपन हो सकता है जो कि सिर्फ अटैक करता है, या फिर डिफेंस कर सकता है, या फिर फ्लाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे गॉड स्ट्रेंथ को जो पियर्सिंग पावर ऑफ सन थी, जिसमें कि नॉन सन आर्मर्स आता है, वो प्योरली ऑफेंसिव स्पिरिट वेपन आया करता था। लेकिन अगर बात करें वहीं पे सोरिंग शटल की, तो इसमें इन तीनों पावर का आया हुआ था। और यहाँ पे साई वालों ने कभी ये सोचा नहीं था कि लू फेंग के पास एक डिफेंसिव होगी। और साई वालों पहले से ही जानता था कि लू फेंग को वो नहीं हरा सकता है। इसी कारण उसने पहले अपने उन 9 एरो से अटैक किया था, ताकि वो गैम्बल कर सके अपने लक के साथ कि लू फेंग के पास अगर कोई डिफेंसिव नहीं हुआ तो वो उसे हरा सकता है। लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग के पास एक डिफेंसिव आ चुकी होती है, जिसके कारण वो उसके पास नहीं जा सकता, उसको हरा नहीं सकता था। और यहाँ पे साई वालों ने सोचा होता है कि लू फेंग के पास भले ही नॉन सन आर्मर्स तो वो 2 से 3 एरो को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन इन 9 एरो के अगेंस्ट उसका कोई चांस नहीं था। और इसी कारण साई वालों सोचा था कि वो इस विक्ट्री का चांस ले सकता है। लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग के पास डिफेंसिव स्पिरिट वेपन भी थी, जो कि सोरिंग शटल थी, और इसमें फ्लाइंग, डिफेंसिव और ऑफेंसिव तीनों पावर थी। और यहाँ पे लू फेंग ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया था। उसने सोरिंग शटल के डिफेंसिव शॉर्ट एरे को भी यूज किया था, और इसके बेस्ट ऑप्शन और चॉइस को भी बेटर अच्छे से यूज किया था। और अभी के मर्तबा लू फेंग के पास और भी ज़्यादा डिफेंसिव स्पिरिट वेपन थी, लेकिन लू फेंग के पास इतना टाइम नहीं था। इसी कारण लू फेंग ने उसे इस सोरिंग शटल को ही यूज किया। और फिर ये देखकर साई वालों कहता है कि ये खत्म हो गया। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जिसका गोल्डन रॉन्ग रड वो गोल्डन रेनबो बन जाता है, और वो उसके सर के आर पार चला जाता है। यहाँ पे लू फेंग जीत जाता है। और फिर हमें सेकंड बैटल को दिखाया जाता है, जहाँ पे बंदा आते ही लू फेंग के सामने डिफीट हार मान जाता है। और लू फेंग इस सेकंड बैटल को भी जीत जाता है, और बड़े आसानी से इसको जीत गया होता है। और फिर हमें थर्ड बैटल को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ पुस्किन के बराबर थी, और उसकी स्ट्रेंथ भी उस ह्यूज एक्स की तरह शॉकिंग थी। लेकिन अभी के मर्तबा उसका पल्ला लू फेंग से पड़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और लू फेंग भी अपने बड़े आसानी से गोल्डन रेनबो को यूज करके उसे एक ही बार में मार डालता है। और लू फेंग भी थर्ड बैटल को बड़े ही आराम से जीत चुका था। और अभी के मर्तबा वो तीनों के तीनों बड़े ही आराम से जीत गया होता है। और फिर में सीन चेंज कर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड 9 स्टार बे डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग होम एंट्रेंस में होता है। लू फेंग अभी उस सिल्वर हेयर्ड मैन जो कि असूका होता है उसके साथ बैठा हुआ होता है। और फिर वहाँ पे वो असूका कहता है कि तुमने 3 विक्ट्री को बड़े ही आराम से कर दिया है, और इसी कारण पूरा ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा है। और फिर यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, यहाँ तक कि न्यूज कास्ट, सब लोग तुम पे अपनी नज़र बनाए हुए रखे। तो लू फेंग हंसता है। और फिर लू फेंग आगे पूछता है कि लॉर्ड असूका, मैं ये श्योर हूँ कि आप सिर्फ मुझे ये बताने के लिए नहीं आए हैं। तो ये सुनकर लॉर्ड असूका कहते हैं कि हाँ, मैं मैजिस्ट्री की तरफ से कुछ बोलने के लिए आया हूँ। और फिर वो कहते हैं कि कल चौथा मैच होने वाला है, और अगर तुम उसमें जीते तो तुम एक स्लॉट को पा लोगे। और मैजेस्टी ने होप किया है कि तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है और तुम केयरलेस नहीं होंगे, क्योंकि अगला अपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो लू फेंग भी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। और फिर लू फेंग के माइंड के अंदर ही उस ओपोनेंट की इमेज आती है, और लू फेंग मन में ही कहता है मुझे इसे हराना होगा। और फिर हमें सीन चेंज कर ग्रानू यूनिवर्स कंट्री स्टारफील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे D6 यूनिवर्स शिप स्टॉप होता है, जो कि मिनरल प्लैनेट होता है, एक मून जैसा ही। वहाँ पे उसका रेस्टिंग रूम होता है। और अभी के दरमियान हमें एक टॉल मेसी हेयर्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कि नंगे पाँव होता है, और वो चलकर अपने रूम में जाता है। और हमें उस रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे एक फोटो टंगी हुई होती है, और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी फोटो होती है वो ब्लैक स्कॉर्पियन लुकिंग पंक होता है, और वो कहता है फादर। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं, सेवेज होता है। और वो कहता है कि फादर,
आप मेरे बर्थ फादर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेवेज, मैं ये वादा करता हूँ टू मैन कि मैं आपके हत्यारे का बदला जरूर लूंगा। और अभी की मर्तबा उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ होता है। एक और हमें बताया जाता है कि उस बंदे के फादर को मारने वाला एक अनडाइंग बीइंग था, एक एम्परर जो कि इस पूरे एम्पायर को बनाया था। और वो कहता है कि वो क्यों ना इतना बड़ा ही क्यों ना हो, मैं उसको जरूर मारूंगा। और फिर वो कहता है कि फादर जस्ट आप देखते रहिए, मैं टॉप 1000 के जीनियस बैटल में एंटर करके वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में जाऊंगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का जनरेशन में बनूंगा। और फिर वो कहता है कि एक दिन आएगा मैं उसको मारूंगा और फिर मैं अपना नाम फिर से ले पाऊंगा, मेरा नाम है टू मैन। और अब फिर हमें सीन चेंज कर मैडमैन को दिखाया जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर बैटल एरिना को दिखाया जाता है, जहाँ पे आज लू फेंग और वहीं पे सेवेज का फाइट होने वाला था। और सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर उनमें से कौन जीतेगा। एक मैडमैन है तो एक सेवेज है, वो चारों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और अभी के दरमियान उनकी फाइट 00001 आइलैंड पे हो रही होती है, क्योंकि ये बैटल बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाली है। और अभी के मर्तबा यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या मैडमैन अपने विनिंग स्ट्रीक को रख पाएगा या फिर मैडमैन सेवेज के हाथों मारा जाएगा। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये सब इसे फोर्थ बैटल पे डिसाइड होने वाला है, क्योंकि ये दोनों जीनियस हैं। और फिर उसको स्टार्ट होने में 15 मिनट बाकी था और हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी गानू स्टेशन पेज को दिखाया जाता है, जहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी सारे फुटेज फर्स्ट राउंड को दिखाने वाले थे। और यहाँ पे जैसे ये ब्रॉडकास्ट होता, वहाँ पे काउंटलेस गानू यूनिवर्स डाउनलोडिंग होने लगते हैं और वहाँ पे सारी न्यूज इस सारी यूनिवर्स में फैल जाती है और सारे लोग इसको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। और अब फिर हमें काउंटलेस पीपल जो कि गानू यूनिवर्स कंट्री होते हैं, वो आके उसकी टिकट्स को खरीदने लगते हैं। अब हालांकि ये 4th राउंड था और उसके पहले भी 49th मैच हो चुका था, लेकिन यहाँ पे अभी जो भीड़ लगी हुई थी ये बहुत ज़्यादा था और यहाँ की टिकट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग पागल हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो फाइटर होने वाला था वो कोई और नहीं, मैडमैन और सेवेज होने वाला था। और अभी के मर्तबा वो इन सबको मिस नहीं करना चाहते। और अब फिर हमें सीन चेंज का टाइम बताया जाता है कि ये दिन फाइनली आ गया, चाइना टाइम ईयर 2066 26 जुलाई। और फिर हमें वर्चुअल यूनिवर्स ह्यूज एक्स डोजो को दिखाया जाता है, जहाँ पे आइलैंड नंबर 1 दिखाया जाता है, जहाँ पे आज पार्टिसिपेंट मैडमैन और लू फेंग, जहाँ पे आज मैडमैन और सेवेज की फाइट होने वाली थी। और यहाँ पे टोटल बिलियंस में लोग आए हुए थे। और अभी के मर्तबा हमें प्रिपरेशन रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने डार्क ग्रे आर्मर को लिए बैठा हुआ होता है। और वहाँ पे सिर्फ 2 ही सीट होती है, जो कि एक लू फेंग और सेवेज के लिए हुई होती है। और वहाँ पे मिस्टर लू फेंग को वहाँ पे एक आदमी आके लेके बैठा देता है या फिर लू फेंग जाके वहाँ आराम से बैठ जाता है। और अभी के मर्तबा उसके कानों में साफ बाहर की आवाज आ रही थी कि कैसे लोग पागलों की तरह झूम रहे थे। और अभी तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। लू फेंग अपनी आंखें खोलता और देखता है कि वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, जिसके अंदर से फॉर्मलेस एनर्जी और स्ट्रेंथ दिख रही होती है। ये ऐसा ही था जैसे कि मानो कोई हेवन से उतर गया होता है, जिसे देखकर लू फेंग भी अपनी आंखें तान लेता है। और अब फिर लू फेंग सोचता है कि मैंने इसको अरीना में दूर से देखा था, इसको फुटेज से देखा था, लेकिन मैंने इसको इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पे उसके ऑरा को देखकर लू फेंग उसके कैरेक्टर को भाग जाता है। और हमें बताया जाता है कि लिविंग बीइंग की ऑरा होती है और यहाँ पे बंदा जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका ऑरा भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। और इसके कारण वो किसी भी बंदे की आराम से एनर्जी को भाग करके उसको जान सकता है कि ये स्ट्रांग है। और ये एनर्जी बहुत सारे टर्म में होता है, जैसे कि मान लो एक बंदा जो कि पतला और फ्रेल हो, जब वो एक लंबे और स्टडी मैन के सामने आता है तो वो उस बंदे के प्रेशर को महसूस कर पाता है। जैसे कि लू फेंग उसने अपने क्वालिटी ट्रेन को वाइल्डनेस अर्थ पे किया था और वहाँ पे उसने अपनी विल पावर को सप्रेस किया था, लेकिन उसके बाद भी लू फेंग के अंदर जो किलिंग इंटेंट था उसके कारण कोई भी बिस्ट उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और फिर वहाँ पे स्टाफ आके उस रोजिन को वहाँ पे ले आके बैठा देता है। या फिर वहाँ पे सेवेज और लू फेंग दोनों एक दूसरे के सामने ही बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। या फिर हमें सेवेज के यूथ आई को दिखाया जाता है, जिसके अंदर लाइटिंग जैसे सूट हो रही थी, जहाँ पे कोई भी उसकी आंखों में देख कर ही डर जाता। लेकिन लू फेंग भी वहाँ एकदम शांत स्वभाव में बैठा हुआ था, एक डेड वॉल्केनो की तरह,
साइलेंट, कोल्ड, इनमैटिंग, किलिंग इंटेंट, और इतना कि उसको छूना भी नामुमकिन है। और फिर वहाँ पे यूथ कहता है कि तुम लू फेंग हो, मैडमैन लू फेंग। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए वहाँ बैठा होता है। और फिर जैसे ही वो इसकी बातें सुनता है वो अपनी आंखें खोलता है, और अभी की मर्तबा लू फेंग की अपीयरेंस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की जैसी सेम लग रही थी। कोई भी उसकी आंखों को देखकर बता सकता था कि उनकी आंखें, लू फेंग और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की आंखें सेम लग रही थी, और उन दोनों में किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। और अब फिर जैसे सेवेज लू फेंग की आंखों को देखता है वो भी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये मैडमैन, इसकी किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा है। और अब फिर लू फेंग कहता है कि क्या हुआ, कुछ मैटर है तो सेवेज कहता है कि हाँ। और फिर लू फेंग की आंखों में घूर कर देखने लगता है और कहता है कि यहाँ पे लूजर सर्कल मैचेस भी होने वाला है, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस 9374 मैचेस में। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मैचेस होने वाले हैं तो इसके लिए मैं इसको ट्रेनिंग के रूप में यूज़ करूँगा, और मैं इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट भी करने वाला हूँ। तो ये सुनकर लू फेंग सेवेज की तरफ देखने लगता है और कहता है कि क्या तो तुम हारकर लूजर सर्कस में जाना चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर लू फेंग कहता है कि क्या तुम अभी से ही डिफीट मान रहे हैं। तो ये सुनकर सेवेज कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी हार का सामना नहीं किया, मैंने हार की कभी सोची ही नहीं। लेकिन वो कहता है कि मैं पहले तुम्हें मारूंगा, हराऊंगा, और फिर मैं खुद से सुसाइड करके उस लूजर सर्कल मैचेस में चला जाऊंगा। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि क्या तुम सुसाइड करने वाले हो। तो सेवेज कहता है कि हाँ, मुझे उस नेम लिस्ट में जाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं उसमें बड़ी ही आसानी से जा सकता हूँ, लेकिन मुझे उस लूजर बैचेस में जाना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके अपने आप को इम्प्रूव करना है। और वो कहता है कि लू फेंग, मैं यह आशा करता हूँ कि तुम मुझे डिसपॉइंट नहीं करोगे, और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम इतनी बड़ी आसानी से मुझसे हार जाओ। और अब फिर हमें उसी प्रिपरेशन रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि रिलैक्स करो, मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं मारूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस लूजर सर्कल में भेज दूंगा। तो ये सुनकर सेवेज स्माइल करता और कहता है कि फिर ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। और इसके बाद लू फेंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे उन सब के पास आ जाता है कि अब बैटल बिगिन होने वाला है। और लू फेंग इसी के बारे में सोचता है कि मैं उसे हरा दूंगा। और अब फिर यहाँ पे हमें इंटायर एरिना को दिखाया जाता है जहाँ पे काउंटलेस ह्यूमंस वहाँ पे आ चुके होते हैं डिफरेंट गैलेक्सी से, पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से जहाँ पे वो मैडमैन का नाम ले रहे थे, और फिर गोल्डन स्वॉर्ड एम्पायर से जहाँ पे सेवेज का आया हुआ होता है। और वहाँ पे सारे कमेंटेटर उससे बोलते हैं कि आज मैडमैन और सेवेज के बीच फाइट होने वाली है, और यहाँ पे उनकी नेम से ज़्यादा उनकी निकनेम फेमस थी। और फिर वहाँ पे वो उस बैटल को स्टार्ट कर देते, और जैसे ही ये बैटल स्टार्ट होता है वो कमेंटेटर वहाँ से गायब हो जाता है, और पूरे के पूरे बिलियन स्पेक्टेटर्स वहाँ पे साइलेंटली उन सबको देखने लगते हैं। और अभी के अंदर वहाँ पे सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि उस अरीना में थे, लू फेंग और रॉजिन। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग वर्सेस सेवेज आखिर कौन है विनर। आखिर क्या लू फेंग उसको हरा पाता है या फिर नहीं, या फिर सेवेज लू फेंग को बड़े ही थंडर गॉड जैसे ही हरा देता है एक ही मूव में। आपका क्या ख्याल है, कौन जीतने वाला है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।